बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अटक की तरफ से सुहेल बासित आपको खुश आमदेद कहता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक्स MA इकनॉमिक्स पार्ट 2 सेशन 2019-21। इसके अंदर मैं आज आपको इकोनोमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पेपर 2 इकोनोमेटिक्स थ्योरी एंड एप्लीकेशन, इसका चैप्टर नंबर 1 द नेचर ऑफ इकोनोमेटिक्स, और इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इंग्रेडिएंट्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स मॉडलिंग। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। टोटल इस चैप्टर के 3 क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ इकोनोमेटिक मॉडलिंग। इकोनोमेटिक्स मॉडलिंग के अंदर इकोनोमेटिक के जो मॉडल पेश किए जाते हैं उनके जो अज्जा हैं वो आपको बताने हैं। इकोनोमेटिक्स की डेफिनेशन मैं पहले बता चुका हूँ। मॉडलिंग या मॉडल किसे कहते हैं ये आज बताऊंगा आपको। और किसी किस्म का भी मॉडल हो उसके अज्जा होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसकी बेस पर वो मॉडल पेश किया जाता है। पहले इसको मॉडल को और थ्योरी को एक्सप्लेन करता हूँ। तो आंसर इसका देखें। A theory is a simplified representation of how two or more variables interact with each other. Full stop. A theory is a more abstract, general and not based on specific examples. Representation, while a model is more applied or empirical, based on observation and experience like DNA test. Representation, full stop. Models are used to test theories. तो इस पैराग्राफ के अंदर, इस स्लाइड के अंदर थ्योरी और मॉडल का डिफरेंस बताया गया है। थ्योरी जो होती है वो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है जिसमें ये डिस्कस किया जाता है कि वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, डिफरेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप कैसे पाया जाता है, कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है। जैसे आपने पास्ट क्वेश्चन में पढ़ा है, consumption is a function of income, C equal to F of Y। इनकम और कंजम्पशन का रिलेशनशिप ऐसे है कि अगर इनकम इंक्रीज करे तो कंजम्पशन भी करती है। केन्स की थ्योरी थी, मैन एज इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेज बट नॉट एज मच एज इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन फंक्शन। तो रिलेशनशिप ये पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है। ये इस पैराग्राफ की फर्स्ट 2 लाइंस को एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। इसी तरीके से डिमांड की थ्योरी आपकी, क्वांटिटी डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, QD इक्वल टू F ऑफ P। प्राइस और डिमांड के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। ये जो थ्योरी होती है ये जनरल एक फॉर्म के अंदर होती है, इसकी कोई स्पेसिफिक एग्जांपल्स नहीं होती, जनरल एक स्टेटमेंट होती है। जैसे प्राइस अगर इंक्रीज करे तो डिमांड डिक्रीज कर जाती है, या प्राइस अगर डिक्रीज करे तो डिमांड एक्सपेंड हो जाती है। ये एक्सपेंशन कंट्रैक्शन जो है ये ड्यू टू प्राइस होता है। लेकिन
हमेशा ऐसे नहीं होता। प्राइस के डिक्रीज़ करने से प्राइस के डिक्रीज़ करने से डिमांड जो एक्सपैंड होती है तो नहीं भी हो सकती। प्राइस अगर डिक्रीज़ हो जाए फिर भी लोग चीज़ें नहीं लेते। जैसे चिकन, कई दफ़ा चिकन की प्राइसेस फॉल भी करती हैं, लोग फिर भी चिकन ज़्यादा परचेज़ नहीं करते। ऐसे भी एग्जांपल्स हैं। तो इसकी कोई स्पेसिफिक एग्जांपल्स नहीं होती। While a model is a more applied or empirical representation, जबकि मॉडल जो होता है ये एक एम्पिरिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर यूज़ होता है। ये थ्योरी को ऑब्ज़र्व करता है, उसकी बेस पर आगे फर्दर जो है उसको शेयर करता है, उसको देखकर आगे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। जैसे डीएनए टेस्ट वगैरह जो लेते हैं, एक्सपीरियंस से ये चीज़ पता चलती है कि उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि डीएनए टेस्ट से पता चलेगा कि ये बॉडी किसकी। मॉडल्स आर यूज टू टेस्ट थ्योरीज़ को टेस्ट करने के लिए मॉडल वगैरह यूज़ होते हैं। ये इन दोनों का फ़र्क अभी बयान किया गया है। इस क्वेश्चन का मॉडलिंग से थोड़ा सा रिलेशन था जो कि इस पैराग्राफ में बताया गया। इकोनोमेट्रिक्स की डेफिनेशन पहले बताई जा चुकी है। एग्जांपल्स ऑफ थ्योरीज, चंद एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं इस स्लाइड में। क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, Keynesian theory of full employment, AD equal to AS, Keynesian theory of consumption, theory of multiplier, ये आप सारी थ्योरीज पढ़ चुके हैं। प्रोडक्शन, Y is a function of L, लेबर इनपुट, प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन लेबर, लेबर के ज़्यादा या कम होने से प्रोडक्शन ज़्यादा या कम होती है। और Keynesian theory of full employment, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई वगैरह एक अप्रोच है इसकी। यू कैन फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट एंड एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच और सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। फिर केनेजियन थ्योरी ऑफ कंजम्पशन आपने पढ़ी है, C इक्वल टू एफ ऑफ वाई, कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन इनकम। मल्टीप्लायर की थ्योरीज हैं सिंबॉलिकली K इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई, चेंज हाउ मच चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है एग्जांपल्स ऑफ मॉडल। कुछ मॉडल नीचे मैंने लिखे हैं। क्लासिकल मॉडल ऑफ ग्रोथ, मंडल फ्लेमिंग मॉडल, ISLM मॉडल, रॉस्टो स्टेजेस, ये आप चंद मॉडल पढ़ भी चुके हैं। बाकी मॉडल जो हैं आप नेक्स्ट 6th ईयर में पढ़ेंगे। क्लासिकल मॉडल ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ कैसे होती है, डेवलपमेंट का ये टॉपिक। मंडल फ्लेमिंग मॉडल मैक्रो में शायद पढ़ा आपने। ISLM, I इन्वेस्टमेंट, S सेविंग, लिक्विडिटी फॉर मनी, तो इंटरेस्ट रेट फाइंड करने के लिए और लेवल ऑफ नेशनल इनकम IS और LM इक्वल होते हैं। रास्टो स्टेजेस आप पढ़ेंगे। ये डिफरेंट मॉडल्स हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन के मेन पॉइंट्स की तरफ। द फॉलोइंग्स आर द मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ एन इकोनोमेट्रिक मॉडल। Number 1, behavioral equations. Number 2, errors of observations. Number 3, specification of the probability distribution. इन तीनों को समझने के लिए एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कंजम्पशन इज़ ए फंक्शन ऑफ इनकम आप पढ़ चुके हैं, C इज़ ए फंक्शन ऑफ Y। फिर इसकी इक्वेशन आपने देखी थी C इक्वल टू C0 प्लस CY। फिर इसके अंदर एक रैंडम वेरिएबल ऐड हो जाता था। ये वो ही चीज़ें इक्वेशंस को बताई गई हैं। मैं इसकी एक और एग्जांपल आपको पेश करता हूँ। क्वांटिटी डिमांड इज़ ए फंक्शन ऑफ प्राइस, इसकी एक एग्जांपल पेश करता हूँ। क्वांटिटी डिमांड इज़ ए फंक्शन ऑफ प्राइस।
तो बिहेवियरल इक्वेशन में ये बताया जाएगा कि इसकी मैथमेटिकल और इकोनोमेटिक्स फॉर्म कैसे होती है डिमांड की। डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस की, जिस तरह कंजम्पशन की पड़ी है, डिमांड की प्राइस क्या है। फिर इस एरर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन को समझने के लिए आपको फोरकास्टिंग के बारे में मालूम होना चाहिए, जो आप पास्ट क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। जब आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पैरामीटर्स की फाइंड कर लेते हैं तो फ्यूचर के बारे में कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू रख कर हम डिपेंडेंट की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल इसकी पेश करता हूँ तो आपको ये इंशाल्लाह सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। डिमांड फंक्शन है, इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म वो अगली स्लाइड में आएंगी। फोरकास्टिंग के मुतालिक मैं आपको बताता हूँ। जब वैल्यूज और पैरामीटर फाइंड हो जाती हैं देन नेक्स्ट सालों के लिए आप कोई भी वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 30 रुपये कीमत पर डिमांड 45 होगी नेक्स्ट ईयर, अगले साल 2021 में। मैं एक अज्यूम करता हूँ 30 रुपये कीमत पर डिमांड होगी 45। ये पहले पैरामीटर्स की वैल्यू डेटा दिया गया होता है टेबल के थ्रू, फिर उस पर OLS का या दूसरे मेथड लगाकर पैरामीटर की वैल्यू मालूम होने के बाद का ये काम है। प्राइस की जगह 30 पुट करेंगे और डिमांड आएगी 45। तो 2021 में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 30 रुपये कीमत पर किसी मार्कर की, मैं मिसाल है, मार्कर की प्राइस 45 होगी। लेकिन जब 2021 आता है तो लाजमी नहीं है कि उस प्राइस पर लोग 45 ही डिमांड कर रहे हैं। कुछ 46 कर रहे होंगे, कुछ 47 कर रहे होंगे, कुछ 45 से कम कर रहे होंगे, 44 कर रहे होंगे, 43 कर रहे होंगे। तो ये जो हमने एक अज्यूम की हुई, एक्सपेक्ट की हुई वैल्यू है, इससे जब ऊपर जाएंगे तो इसमें एरर आएगा, जिसको एरर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर 30 रुपये कीमत पर कोई 45 चीज़ें ले रहा है तो 45 माइनस करेंगे, ज़ीरो आएगा, कोई एरर नहीं है। लेकिन कुछ और फैमिलीज हैं, कुछ और टीचर हैं, वो 46 डिमांड करते हैं मार्कर, तो 46 माइनस 45 1, एरर क्या आएगा? 1 पॉजिटिव आएगा, एक एरर आएगा। 47 करते हैं तो एरर 2 आएगा। इसी तरीके से 45 से कम करेंगे 44 तो एरर -1 आएगा, फिर -2। तो ये एरर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं, ये लाजमी आती हैं। अब हम उसको बंदे को नहीं कह सकते कि हमने 2020 में जब 30 रुपये कीमत डाली थी तो 45 आंसर आया तो आप 45 ले, वो 46 भी ले सकता है, 47 उसकी अपनी मर्जी है। तो उसके अंदर ये एरर्स आएंगे, इनको एरर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। और फिर इन एरर्स की स्पेसिफिकेशन क्या होगी, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव स्क्यूड है, नेगेटिव स्क्यूड है वगैरह। ये अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ। पहले बिहेवियरल इक्वेशन नंबर 1, behavioral equations. A behavioral equation describes how a particular variable behaves in response to changes in the other variables. A set of behavioral equation is derived from the economic model.
Behavioral equation involves some observed variables and some disturbance error term. The disturbance captures the effect of all the variables which are not relevant for the model as well as the unforeseen events. तो इस स्लाइड के अंदर आप देखें बिहेवियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें वेरिएबल्स का बिहेवियर शो होगा, जिस तरह डिमांड और प्राइस का पॉजिटिव है, नेगेटिव है। और इसी इक्वेशन के अंदर ये डिस्टर्बेंस एक टर्म होगी, एरर टर्म होगी, जो कि ऑब्जर्व वैल्यूज जो behavioral equation involves some observed variables and some disturbance term. The disturbance are capture the effect of all variables. ये ऐसे टर्म्स होती हैं जो कि तमाम वेरिएबल्स को उस पर इफेक्ट को कैप्चर करती हैं। और भी वेरिएबल्स होते हैं जो इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, लेकिन ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते, इनको अनफोर्सीन इवेंट्स भी कहते हैं। बिहेवियरल इक्वेशन डिराइव होती है इकोनॉमिक मॉडल से। जिस तरह पहले मैथमेटिकल मॉडल पढ़ा हुआ है, उसको इकोनॉमिक्स के अंदर कैसे लिखते हैं, आपने कंजम्पशन फंक्शन का पढ़ा था, y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स मैथमेटिकल। फिर इसको इकोनॉमिक्स के अंदर आपने पढ़ा c इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वन। ये आपका इकोनॉमिक मॉडल है। और उसका बिहेवियर कैसे होता है इनकम और कंजम्पशन का, देन उसके अंदर आपने इकोनोमेट्रिक्स का मॉडल पढ़ा। नेक्स्ट है एरर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एन इकोनोमेट्रिक मॉडल आल्सो कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट अबाउट द एरर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स, दैट इज वेदर देयर or errors of observation present in the observed variables or not। इकोनोमेट्रिक मॉडल के अंदर जो है एरर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस पाई जाती हैं, जो फ्यूचर के बारे में आप एक्सपेक्ट करते हैं, उसके अंदर जो पॉजिटिव एरर होता है, नेगेटिव एरर होता है। और ये भी होता है कि आपने पॉपुलेशन का डेटा लिया है तो उसके रिजल्ट्स और आएंगे, सैंपल का डेटा लेते हैं तो और रिजल्ट आएंगे, डिफरेंट रिजल्ट। और ये एरर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है प्रेजेंट इन द ऑब्जर्व वेरिएबल और नॉट, इसमें शामिल हैं या नहीं है। ज़ीरो होंगे तो कोई एरर नहीं होगा, पॉजिटिव भी एरर आ सकते हैं, नेगेटिव भी एरर आ सकते हैं। थर्ड नंबर है स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो एरर्स आते हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या है उसके मुतालिक ये बताया गया है। एन इकोनोमेट्रिक मॉडल कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्टर्बेंस एंड मेजर्ड एरर्स। तो जो एरर आपने मेजर किया हुआ है उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी, उसकी कर्व कैसी होगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, पॉजिटिव स्क्यूड होगी, नेगेटिव, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये इसके अंदर डिस्कस किया जाता है। इसकी डिस्कशन चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिटेल से। फॉर एग्जांपल, consider the simplest form of the demand model, the econometrics model consists of। अब जो है ये तीनों को जो पॉइंट है इनको एग्जांपल के थ्रू पेश किया गया। नंबर 1, द बिहेवियरल इक्वेशन Q इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा पी प्लस एप्सिलॉन। अब आपने देखा कि ये डिमांड का फंक्शन था जिसको पहले मैथमेटिकल फॉर्म में आया था, फिर इकोनॉमिक्स फॉर्म के अंदर आया, अब इकोनोमेट्रिक्स के अंदर ये एप्सिलॉन आ जाता है। आपने ओल्ड पढ़ा हुआ है क्यू डी इक्वल टू ए माइनस बी पी, ये वही चीज़ है। क्यू इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा पी प्लस एप्सिलॉन कर देंगे साथ, तो ये इकोनोमेट्रिक मॉडल बन जाता है। इसमें दो ही वेरिएबल्स हैं, क्यू और पी,
इनका रिस्पांस आपस में ऐसा है, देखें पी राइट साइड है, क्यू लेफ्ट साइड है। बिहेवियर इक्वेशन इसको कैसे बिहेव करते हैं। प्राइस अगर आप इंक्रीज करें तो डिमांड जो है कम हो जाती है, और प्राइस के कम करने से डिमांड बढ़ जाती है। ये इसका बिहेवियर, मतलब बी जो है ये नेगेटिव है। अल्फा और बीटा दो पैरामीटर्स हैं, अल्फा इंटरसेप्ट है, बी स्लोप है जो कि नेगेटिव होगी। इसकी डिटेल अगली स्लाइड में है। where Q equal to quantity demand, P equal to price, E epsilon equal to disturbance term। तो उस बिहेवियर इक्वेशन के अंदर ये दो वेरिएबल्स Q और P नज़र आ रहे हैं, और एक एप्सिलॉन नज़र आ रहा है, डिस्टर्बेंस टर्म उसको कहते हैं। और ये जो है ये आपका इकोनोमेट्रिक का मॉडल है। P and Q are observed values in this model, ये observed value है। फिर ये जो पैरामीटर्स की वैल्यू टेबल दिया गया हो इनकी डिफरेंट प्राइस और क्वांटिटी पर, तो अल्फा और बीटा हम मालूम कर सकते हैं। अल्फा और बीटा हम मालूम कर सकते हैं। जब अल्फा और बीटा मालूम हो जाए तो फिर जो है हम फ्यूचर के बारे में फोरकास्टिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर प्राइस अगर मैं 30 रखूं तो क्यू का आंसर 45 आए 2021 में, तो ये हमारी फोरकास्टिंग हो जाए। लेकिन जब 2021 आएगा तो उस प्राइस के अगेंस्ट 45 डिमांड नहीं भी हो सकती, ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। थोड़ी सी ज़्यादा थोड़ी सी कम होगी, ज़्यादा फर्क नहीं होगा। मसलन 30 रुपये कीमत पर अगर क्वांटिटी 45 है तो ये नहीं है 45,000 क्वांटिटी हो जाएगी, 50,000 क्वांटिटी, 45 नहीं होगी 50,000 होगी, ऐसे नहीं होता। पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से फ्यूचर में थोड़ी सी चेंजेस आती हैं, और ये जो चेंजेस आती हैं ये आपको नंबर 2 के अंदर बयान की गई है। द स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उस जो एप्सिलॉन की है जिसको डिस्टर्बेंस टर्म आप कहते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। द स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एप्सिलॉन सेज दैट expectation bracket epsilon given that P bracket close and values of epsilon for different observations are independently and normally distributed with mean 0 and variance sigma scale। ये जस्ट आपके याद रखने वाली चीज़ें हैं, इसकी सही एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट चैप्टर में होगी। ये जो चीज़ बयान की गई है एक्सपेक्टेशन ब्रैकेट एप्सिलॉन गिवन दैट पी, इसका ई का मतलब है एक्सपेक्टेशन, जो फ्यूचर को के बारे में हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। जिस तरह 30 रुपये कीमत पर 45 पेन कोई ले रहा होता है, तो एक्सपेक्टेशन डिस्टर्बेंस टर्म ओब्लिक प्राइस। जब प्राइस का मतलब होता है प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्राइस की वजह से उस प्राइस पर डिस्टर्बेंस टर्म कितनी है, वो 45 भी हो सकती है, 45 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज आएंगी जो आपने स्कैटर में पढ़ी हुई है। एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर जाएंगे तो ये पॉजिटिव स्कैटर होगी, नीचे आएंगे तो नेगेटिव स्कैटर होगी, लाइन पर होंगे तो जीरो वो वैल्यू शो करता है। ये वही चीज़ है। एंड वैल्यूज ऑफ एप्सिलॉन फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस, जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं 46, 47, 48 या 45 से जो नीचे हैं, कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं, ये सारे इंडिपेंडेंट होते हैं, आज़ाद होते हैं। लेकिन उनकी अगर हम एवरेज लें तो उनका मीन क्या आएगा 0, और उनका वेरियंस निकालें तो वो सिग्मा स्केयर आता है।
ये नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से आएगा। उनका मीन 0 होता है और वेरियंस सिग्मा स्केयर होता है। ये आपके डिस्टर्बेंस टर्म एप्सिलॉन की वैल्यू। ये आज का एक क्वेश्चन था आपका, छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने डिटेल से बता दिया है। आप इतनी डिटेल में बेशक ना जाएं, आप सिर्फ इसकी इंग्रेडिएंट्स लिखें 3 और फिर उन तीनों को एक्सप्लेन कर दें और ये एग्जांपल दे दें साहब, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।